हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। कल मैं पढ़ा रहा था वर्ण का वर्गीकरण। तो वर्ण का जो वर्गीकरण है वो तीन तरह का होता है। हिंदी में जो वर्ण का वर्गीकरण है कितने तरीके का है? तीन प्रकार का। पहला क्या कहलाता है? स्वर। पहला क्या कहलाता है? स्वर। दूसरा क्या कहलाता है? व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर और दूसरा कहलाता है व्यंजन। तीसरा जो कहलाता है वो क्या है? अयोगवह वर्ण। समझिएगा, क्या कहलाता है? अयोगवह वर्ण। इस तरह से हिंदी में जो मूल वर्ण है, हिंदी में क्या है? मूल वर्ण, उसकी संख्या क्या है? 46। पर व्यापर क्या उत्तर लेगा? 44। क्योंकि व्यापम वर्ण का भेद कितना मानता है? सिर्फ दो। पहला क्या? स्वर और दूसरा व्यंजन। वो अशुद्ध उत्तर लेता है तो आपको अशुद्ध उत्तर टिक मारना है, पर पढ़ने के समय शुद्ध पढ़ना है। पढ़ने के समय क्या पढ़ना है? शुद्ध। पर टिक क्या मारना है? अशुद्ध। क्योंकि अपने को नंबर पाइए, ज्ञान को हारना नहीं है, अपने को नंबर चाहिए। तो नंबर वही मारना है, टिक वही मारना है जो उत्तर वो लेता है। तो उत्तर क्या लेगा वो? 44। इसे 44 मारिएगा, पर होता क्या है? 46। वर्ण के भेद पूछेगा कितना, तो आपको टिक क्या मारना है? 2। पर होता कितना है? 3। और 3 कौन कौन सा है? स्वर, व्यंजन, अयोगवह वर्ण। अब देखिए, स्वर की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। और अयोगवह वर्ण की संख्या है 2। अयोगवह वर्ण की संख्या है 2। अब देखिए, हम स्वर की परिभाषा देखते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। ठीक है भाई, तो स्वर वे वर्ण हैं। स्वर वे वर्ण हैं। पहला परिभाषा, स्वर वे वर्ण हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। स्वर वे वर्ण हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। समझेगा? तो पहला परिभाषा क्या हो गया? स्वर वे वर्ण हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। स्वतंत्र उच्चारण का मतलब याद रखिएगा ना, पहला शब्द को, स्वर वे वर्ण हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। दूसरा, स्वर वे वर्ण हैं, स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में, समझिएगा, स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न नहीं होता। जिनके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न नहीं होता, ये दूसरा परिभाषा है। जिसके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न नहीं होता। क्लियर रखिएगा, ध्यान समझिएगा। पहला परिभाषा क्या बोला? स्वर वे वर्ण हैं जिनका स्वतंत्र उच्चारण हो सकता है। दूसरा, स्वर वे वर्ण हैं जिसके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न नहीं होता। तीसरा अपन परिभाषा कहेंगे कि स्वर वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य अक्षर का या वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता। जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता। समझिएगा? तो ऐसा वर्ण जिसका स्वतंत्र उच्चारण हो वह स्वर है। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न नहीं होता वह क्या है? स्वर है। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता वो क्या है? स्वर है। याद रहेगा? अब देखिए, स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर की संख्या कितनी है? 11। तो स्वर की संख्या में 11 देखिए कौन कौन सा है? आ, ई। उसके बाद क्या आ गया? ऊ। क्या आ गया रे भाई? ऊ, ऊ, ए, ओ, औ, और लास्ट में आ गया क्या? री। तो आ, ई, उ, ए, ओ, और री, ये 11 क्या कहलाते हैं? आपके स्वर। अब बताओ, इसमें से किसी का भी उच्चारण करने में आपको कोई बाधा उत्पन्न हुई? किसी का उच्चारण करने के लिए कोई दूसरे अक्षर का सहारा लिया? नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं लिया। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। कोई तरह का उच्चारण अपने को नहीं हुआ। री। ठीक है? तो चूंकि उच्चारण करने में ना किसी का सहारा लिया, ना कोई बाधा उत्पन्न हुई, समझ में आ रहा है, स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण किया जा सका, इसलिए 11 के 11 अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जस्ट इसका उल्टा परिभाषा दोगे, जैसे जिसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता वो क्या कहलाएगा? व्यंजन। जिसके उच्चारण करने में अवरोध उत्पन्न होता है क्या कहलाएगा? व्यंजन। जिसके उच्चारण करने में अन्य वर्ण का सहारा लेना पड़ता है वो क्या कहलाएगा? व्यंजन। अब कैसे लेना पड़ता है ध्यान से समझो। जैसे आप देखिएगा, किसी भी व्यंजन को
उच्चारण करने से पहले हमें स्वर का सहारा लेना पड़ता है। व्यंजन की खासियत यह है कि व्यंजन इतना लंगड़ा होता है कि वो बिना स्वर के चल ही नहीं सकता। इसीलिए आपको स्कूल में 12 खड़ी पढ़ाई जाती थी, वरना आपको स्कूल में कभी भी 12 खड़ी नहीं पढ़ाई जाती, समझेगा। 12 खड़ी पढ़ाने का मेन मकसद क्या था, आप समझना। मैं पहले व्यंजन को समझा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। व्यंजन आपके 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। व्यंजन में 3 प्रकार में पहला प्रकार जो होता है उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्यों कहते हैं, सबका कारण है, मैं आगे आपको क्लियर भी करूंगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। और स्पर्श व्यंजन को आपको ऐसे कॉलम में बांट करके इसको लिखना है ताकि क्या हो जाए, आपको याद हो जाए। ऐसा 5 कॉलम। ऊपर में आप कॉलम जो लिखेंगे उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और जब ऐसा लिखेंगे आड़ी में, लैंडस्केप में, तो आप लिखेंगे क वर्ग, दूसरा लिखेंगे च वर्ग, तीसरा लिखेंगे ट वर्ग, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे त वर्ग, और पांचवा लिखेंगे प वर्ग, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। च वर्ग में, क वर्ग में क्या आएगा? क ख ग घ अंगा। इधर क्या आएगा? च छ ज झ इया। इधर आएगा ट ठ ड ढ अड़ा। फिर क्या आएगा? त थ द ध न। फिर क्या आएगा? प फ ब भ म। ये पांचों अक्षर आपके कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। लेकिन ये व्यंजन अभी नहीं है, ये व्यंजन अभी नहीं है। ये व्यंजन तब होंगे जब इसमें शामिल किए गए स्वर को हटा दिया जाए। कल मैंने वर्ण और अक्षर अंतर समझाया था, तो मैंने कहा था कि सब में क्या है? स्वर मिला होता है। आप स्लो साउंड में बोल के देखिए, बोलिए का। अंत में क्या सुनाई दे रहा है? बोलिए, अंत में क्या सुनाई दे रहा है? बोलिए। सबके अंत में आपको आ सुनाई दे रहा है, सब में आ शामिल है। क ख ग घ अंगा। अब सबके अ को हटाते हैं, सब में स्वर शामिल है अ। सबके अ को हटाना होगा तो नीचे ऐसा लकीर खींचना होगा, तो कहते हैं क्या? हलन। जैसे अब हलन को लगाते हैं तो इनमें शामिल स्वर उनसे अलग हो जाता है, और स्वर जब अलग हो जाता है तो शुद्ध व्यंजन हो जाते हैं। अब ये बिना अ के हैं, अभी बिना क्या है? अ के हैं, और अब शुद्ध व्यंजन है। अब विदाउट सपोर्ट अ आप इन 25 अक्षर का उच्चारण करो। विदाउट सपोर्ट अ करो उच्चारण। चल मालती, बोल के बता, क से लेके अंगा तक बिना अ का सपोर्ट करे, बोल। फिर आप बोली, बोल निकेश, बिना सपोर्ट के बोल। फिर आप बोला तू लास्ट पे, बोल भाई मनीष। नहीं होगा, क्योंकि उसकी परिभाषा में ही व्यंजन की यही है, तो बिना स्वर के सहारा के बोला नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है, वो बोला ही नहीं जा सकता। ये स्पर्श व्यंजन क्यों है बात बताऊंगा, पर 25 व्यंजन है जिसके अंत में जैसा हलंत लगेगा तभी वो व्यंजन है। यदि अंत में हलंत नहीं लगा है मतलब वो व्यंजन नहीं है। अब देखो, अब समझना, ये जो 11 स्वर आपने ऊपर में लिखा है, ध्यान से देखिए, आपने ऊपर में क्या लिखा है भाई? 11 स्वर लिखा है कि नहीं लिखा है? तो जो 11 स्वर आपने लिखा है, ये जो ऊपर में, इन सब का देखो अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। क्या होता है? प्रतीक चिन्ह। जैसे आ का खड़ी लकीर, ई का डेरी टोपी, बड़ी ई का जेवनी टोपी। आपको स्कूल में गुरु जैसे पढ़ाया होगा। छोटा का मात्रा नियम 9, बड़ा का मात्रा ऐसा कुछ कुछ पढ़ाता था, मैं भूल गया। ए का मात्रा एक डंडा ऊपर और एक डंडा नीचे। ए का मात्रा, सॉरी उल्टा हो गया, ए का मात्रा एक डंडा ऊपर, है ना। ए का मात्रा एक डंडा ऊपर, ए का मात्रा 2 डंडा ऊपर। फिर आ गया ओ, ओ में एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे। औ का मात्रा 2 डंडा ऊपर एक डंडा नीचे। और री का मात्रा ऐसा कोई बोलते थे अपन, उल्टा सी, हम लोग ऐसे पढ़ाते थे, री का मात्रा उल्टा सी, ऐसा पढ़ाते थे गुरुजी। अब देखो स्वर की संख्या कितनी है? 11, पर मात्रा कितना है? 10। अगर चिन्ह के रूप में देखोगे मात्रा को तो मात्रा कितना है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मात्रा 10, स्वर 11। मात्रा 10, स्वर 11। अ भी स्वर है पर उसका कोई मात्रा का चिन्ह नहीं है।
इसलिए जब भी कोई अ किसी व्यंजन में मिलता है तो हमको दिखाई नहीं देता कि अ मिला है। जैसे मान लो ये क कबूतर को उठाता हूं मैं, इसीलिए गुरुजी आपको स्कूल में 12 खड़ी पढ़ाता था। क कबूतर में ये ऐसा है और मैं अ मिलाया तो ये बनेगा क, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसमें अ है। लेकिन इसी क में मैंने आ को मिलाया तो ये क्या दिखेगा? का। अब दिख रहा है उसमें आ लगा है, क्योंकि आ का अपना मात्रा होता है। मैं क में ई को मिलाया तो दिखेगा की। मैं क में बड़ी ई को मिलाया तो दिखेगा की। मैं क में उ को मिलाया तो दिखेगा कु। मैं क में बड़े उ को मिलाया तो दिखेगा कु। मैं क में ए को मिलाया तो दिखेगा के। मैं क में ए को मिलाया तो दिखेगा कै। ये देखो, ऐसे ही जितना मिलाना है मिला लो। इसलिए टीचर आपको पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में मार मार के क्या पढ़ाया होगा? 12 खड़ी। का की कु के कै कौ कम कहा पढ़ाता था, याद होगा। लेकिन गुरुजी भी जो कम और कहा पढ़ाया, अढ़ा था, उसको नहीं पढ़ाना था। अब 12 खड़ी नहीं पढ़ाना था, उसको 11 खड़ी पढ़ाना था, क्योंकि स्वर की संख्या सिर्फ कितनी होती है? 11। और या तो 13 खड़ी पढ़ाना था, क्योंकि वो अम और ह क्या मानता था? स्वर। तो या तो 13 खड़ी पढ़ाना था, 11 खड़ी पढ़ाना था। शुद्ध रूप में उसको 11 खड़ी पढ़ाना था। पर वो 12 खड़ी क्यों पढ़ाता था पता है तुमको? क्योंकि री को नहीं पढ़ाता था और अम को पढ़ाता था। तो 10 हो गए स्वर और री को हटा दो तो जोड़ अम और को, तो 10 धन 2 बराबर कितना हो गया? 12। इसलिए 12 खड़ी पढ़ाता था। हालांकि 12 खड़ी पढ़ाना उसका गलत भी नहीं था, लेकिन समझा ना पाना उसका गलत है। मैं भी आपको समझाऊंगा कि 12 खड़ी में अम और अ को क्यों गुरुजी हमारा स्वर मान लेता था, उसका कारण मैं समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। जैसे आप मेरी बात को भी अब कहोगे, अगर थोड़ा बुद्धि होगा तो मैं समझा सकता हूं, जटिलता फिर बढ़ेगी। समझा दूं कि गुरुजी ने क्यों हमको अम और अ को स्वर मान के पढ़ाया। अम की खासियत यह है कि वो अकेले बोला नहीं जा सकता। बोल के बताओ, विदाउट सपोर्ट। अगर स्वर होगा तो बिना सपोर्ट के बोला जाएगा। तुम लोग स्वर बोले हो, बिना सहायता के किसी के बोला जा सके हो, क्या है? स्वर। ये हमारा अम है, बिना स्वर के सहायता के बोलो। आप मत बोलना भाई, अब तू लिया तो सहारा हो गया। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। आ का सहारा लोगे, अब बोल सकते हो। बोल दिए। अब लिखो, मैं अनुस्वार को क के ऊपर लगाता हूं, शुद्ध व्यंजन के ऊपर। मतलब ऐसा बात है कि मैं लंगड़ा के ऊपर में, लंगड़ा के ऊपर में है ना भाई, एक तो और लंगड़ा को बिठा दिया हूं और दोनों चलो कह रहा हूं। भाई लंगड़ा ऊपर कब से अंधा बैठा हो, या लंगड़ा ऊपर क्या बैठा दिए हैं? लंगड़ा। और कह रहे हैं चो दौड़ो। का बेचारा खुद ही लंगड़ा है, उसको चलने के लिए आ चाहिए, उसके ऊपर एक लंगड़ा बैठा दिए हैं। अब लो उच्चारण करो, अब करो उच्चारण। नहीं कर सकते, तेरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा यहां से। लेकिन क को बेचारे को उच्चारण करने के लिए बैसाखी चाहिए, हमने बैसाखी दे दिया आ, बैसाखी दे दिया। क को किसका बैसाखी दे दिया? आ का। अब उसके ऊपर लगा दिया अनुस्वार। इसलिए गुरुजी तुमको कम कहा पढ़ाता था और उसको स्वर मान लेता था। अब बोल सकते हो, पर क के बाद क्या बोलाएगा? आ, और अ के सपोर्ट से। समझ में आ रहा है? भैया एक लंगड़ा के ऊपर दूसरा लंगड़ा बैठा थे, पर पहले वाले लंगड़ा को बैसाखी दे दिए, तो बैसाखी धर के पहला लंगड़ा रेंग दिया और उसके ऊपर एक लंगड़ा बैठा तो दोनों रेंग दिए। समझ रहे हो? तो पहला लंगड़ा कौन था? का। उसको बैसाखी किसका मिला? आ, और अ के साथ में दूसरा लंगड़ा भी चल गया, जिसका नाम क्या था? अनुस्वार। हम नहीं, फिर हम कह रहे हो। अब खत्म करो नाम बोलना, उसका नाम क्या है? अनुस्वार। यही तो बात है, पहली कक्षा पढ़ रहे हो तुम लोग, रेडियो की तैयारी में 35-40 साल की उम्र में आके। ये पहली कक्षा में गुरुजी पढ़ा दिया तो लफड़ा नहीं होता। तो समझ में आया? मैं थोड़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में चला गया, पता नहीं कितने लोग समझे कितने लोग नहीं समझे। इसलिए मैं सिस्टम से चलता हूं, प्रोटोकॉल को पालन करते हुए। प्रोटोकॉल तोड़ता नहीं मैं, प्रोटोकॉल टूटता है।
नहीं समझाएगा के हलन नहीं हटा, मैं अ जोड़ा तो हलन हट गया, क्योंकि किसी भी व्यंजन को पूर्ण होने के लिए स्वर चाहिए, और जब भी किसी व्यंजन को पूर्ण होने के लिए स्वर मिलेगा तो उसका हलंत अपने आप हट जाएगा। तो क को पूर्ण करने के लिए हमने अ दिया, और अ के सपोर्ट में ये अम की मात्रा भी बोला गया, तो एक बैसाखी में दोनों काम हो गया। भाई दोनों लंगड़ा थे, हमको दोनों को अलग अलग बैसाखी देना था, पर हमने नीचे वाले लंगड़ा बस को बैसाखी दिया, क्योंकि एक लंगड़ा तो लंगड़ा के ऊपर बैठा है। मैं तो आपको लंगड़ा का उदाहरण दिया यार, एक लंगड़ा है का, उसके ऊपर बैठा है अनुस्वार, लंगड़ा लंगड़ा दोनों तो भाग नहीं सकते, तो उन्हें पहला दे दिया बैसाखी, और पहला लंगड़ा भाग रहा है तो उसके संग संग में दूसरा लंगड़ा भी भाग रहा है जो उसके ऊपर बैठा है, तो का नाम के लंगड़ा को अ नाम का स्वर दिया, तो क्या बन गया वो का, क्या बन गया का, उसके सपोर्ट में अनुस्वार भी बोला जा रहा है, क्या कम, तो तोड़ो उसको, का धन अ धन अनुस्वार, का धन अ धन अनुस्वार। अब समझे, इसलिए आपको गुरुजी 12 खड़ी में पढ़ा दिया उसको। समझा पा रहा हूं कि मैं खुद ही, ऐसा तो नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मैं बस समझ रहा हूं तो लोग बस होगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना, पक्का ठीक। तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश किया कि आपका गुरुजी जो 12 खड़ी पढ़ाता था वो एक दृष्टि से गलत है, पर एक दृष्टि से सही भी है। एक दृष्टि से गलत इसलिए कि गुरुजी ने नहीं बताया कि आपका जो अनुस्वार है वो स्वर नहीं है, पर रटवाया इसलिए क्योंकि अनुस्वार का कोई यूज और दूसरा हो ही नहीं सकता, वो बेचारा को बैसाखी के बिना चल ही नहीं सकता। समझ में आया? तो जब भी वो किसी व्यंजन के ऊपर लगेगा, जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल देख समझाता हूं। मान लो मैं कांचन लिख दूं, मैं अनुस्वार में सीधा घुस गया, अब क को किसका बैसाखी मिला है, आ का, और आ को भी बैसाखी एक जनऊ ने बना लिया अनुस्वार ने, तो उसका टूटेगा कैसे, क धन आ धन अनुस्वार। इसीलिए अनुस्वार व्यंजन नहीं है, अनुस्वार स्वर भी नहीं है। स्वर क्यों नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र बोला नहीं जा सकता, और व्यंजन क्यों नहीं है, क्योंकि स्वर के बाद आ रहा है। व्यंजन की खासियत है कि व्यंजन स्वर के पहले आ रहा है। इसको जब तोड़ रहे हैं अपन तो कैसे टूट रहा है, क धन आ धन अनुस्वार। तो व्यंजन की प्रॉपर्टी है कि वो आके पहले आएगा। व्यंजन की एक और परिभाषा है, 3 के अलावा चौथा परिभाषा, व्यंजन वर्ण क्रम में हमेशा स्वर के पहले लिखा जाता है और स्वर व्यंजन के जाता है। अगला परिभाषा याद रखना, वर्ण क्रम में व्यंजन स्वर के पहले लिखा जाता है और स्वर व्यंजन के बाद लिखा जाता है, पर ये दोनों भाई साहब अयोग वह स्वर के बाद लिखे जाते हैं। तो चूंकि स्वर के बाद लिखे जाते हैं इसलिए व्यंजन नहीं है, और स्वतंत्र बोले नहीं जाते इसलिए स्वर नहीं है। इसलिए हिंदी में वर्ण के नहीं 3 भेद होते हैं, एक जो स्वर है, एक जो व्यंजन है, और एक जो दोनों नहीं है। पर व्यापम उत्तर क्या लेगा, 2 स्वर और व्यंजन, जबकि होते कितने हैं, 3। और इसी आधार पर हिंदी में मूल वर्ण की संख्या भी कितनी है, 46। भटक तो नहीं रहे हो, पक्का? तो तीनों का परिभाषा क्लियर हो गया। ध्यान सुनो, स्वर वे वर्ण है जिसका स्वतंत्र उच्चारण होता है, स्वर वे वर्ण है जिसके उच्चारण में अवरोध नहीं होता, स्वर वे वर्ण है जिसके उच्चारण में अन्य का सहारा लेना नहीं पड़ता। तीनों अपोजिट कर दो तो क्या होगा, व्यंजन। क्लियर हो गया? फिर एक परिभाषा और ऐड करवा रहे, चौथा, वर्ण क्रम में स्वर व्यंजन के बाद आता है और व्यंजन स्वर के पहले आता है। चौथा परिभाषा क्लियर हो गया? 4 परिभाषा क्या बोला, वर्ण क्रम में स्वर व्यंजन के बाद आता है और व्यंजन स्वर के पहले आता है। वर्ण क्रम मतलब सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। सीक्वेंस ऑफ लेटर में फर्स्ट कॉन्सोनेंट देन वॉवेल, फर्स्ट कॉन्सोनेंट देन वॉवेल, ये सीरीज चलता है। कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट सीरीज चलता है। अगर ये अम और अहा कॉन्सोनेंट है तो पहले आने चाहिए, बिफोर वॉवेल, पर आते क्या है, आफ्टर वॉवेल। ये कहा है, आफ्टर वॉवेल आए है ना, इसलिए दैट्स वाई ये क्या नहीं है, कॉन्सोनेंट नहीं है। और वॉवेल इसलिए नहीं है क्योंकि इनका स्वतंत्र रूप से क्या नहीं हो सकता, उच्चारण भी नहीं हो सकता। अगर स्वर है तो उच्चारित होकर बताए, तो लोग करो उच्चारण बिना आ के सपोर्ट के, नहीं कर सकते।
और अगर व्यंजन है तो स्वर के पहले आए, स्वर के पहले भी नहीं आते, स्वर के बाद में आते हैं। मतलब ये कैसा बैसाखी समझ में आ रहा है ना? बैसाखी समझ में आया? बैसाखी अम को नहीं दिया गया, बैसाखी किसको दिया गया? कबूतर के का को। और कबूतर का क दौड़ रहा है तो उसके ऊपर बैठ के अपना भी दौड़ रहा है, स्वतंत्र नहीं दौड़ता ये, इसलिए वो व्यंजन भी नहीं है। मित्रों का मुंह देख के पता नहीं काहे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ऑनलाइन वालों को मुंह ही नहीं दिख रहा है, तुम लोग का मुंह देख के ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक, चलो अभी मैं जाके मैं मोबाइल दिखा रहे थे मेरे को, तो उसमें कोई ऑनलाइन पढ़ रहा था तो कहा था परफेक्ट क्लास सर, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हो सर करके मैसेज था। मैं कहा मुझे बता रहे हैं लोग, 12 साल हो गया वही पढ़ते पढ़ाते। ठीक है, कितने साल हो गए? 12 साल, थोड़े थोड़ा नहीं हो गए। चलिए, तो स्पर्श व्यंजन हो गया। स्पर्श व्यंजन के बाद अपन दूसरा, इसको मिटा दूं या 12 खड़ी का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आपको? स्पर्श व्यंजन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड आते हैं। तो पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है बेटा अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। 4 कौन कौन है? या, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन के फिर 3 भेद हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4, फिर 3 भेद हैं। कौन कौन? लुंठित, पार्श्विक और अर्धस्वर। और क्या है? अर्धस्वर। लुंठित में है रस्सीकरा, पार्श्विक में है लड़की कला, अर्धस्वर में है या और वाह। क्यों होता है मैं सबका कॉन्सेप्ट कल क्लियर करूंगा, आप टेंशन मत लो। मैं एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसका कारण नहीं बताऊंगा, सबका कारण बताऊंगा। और अगला आता है उष्म व्यंजन। क्या आता है? उष्म। उष्म व्यंजन की संख्या है 4। उष्म व्यंजन क्या है? 4। क्या है? ह, शलजम का श, षटकोण का स, सरौता का स, ये 4 कहलाता है उष्म व्यंजन। तो देखो 25, 4 29, 4 33, तो व्यंजन की संख्या टोटल कितनी हो गई? 33। तो 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन, 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन, और 4 क्या है? उष्म व्यंजन। बोले भाई कमल समझ आ रहा है? अगला अयोग वह वर्ण की संख्या कितनी है? 2। जिसको तुमने स्कूल में अम कहा वो क्या कहलाता है? अनुस्वार। अनुस्वार की परिभाषा है सिरो रेखा के ऊपर बिंदु नुमा संरचना। प्रश्न है, अनुस्वार होता है सिरो रेखा के ऊपर बिंदु नुमा संरचना, सिरो रेखा के पार्श्व बिंदु नुमा संरचना, ऐसा प्रश्न दिया था ऑप्शन में। तो सिरो रेखा मतलब जो अपन लकीर खींचते ऊपर में, वो उसके ऊपर बिंदु नुमा संरचना क्या कहलाता है? अनुस्वार। और सिरो रेखा के बाजू में 2 पार्श्वनुमा बिंदु, सिरो रेखा के पार्श्व में 2 बिंदु नुमा संरचना क्या कहलाता है? विसर्ग। क्या कहलाता है? विसर्ग। विसर्ग आपके हिसाब से अहा है, अनुस्वार आपके हिसाब से अम है। तो अम और अहा अयोग वह वर्ण है। अम और अहा क्या है? अयोग वह वर्ण है। वो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। कर लेते हैं क्यों स्वर और क्यों व्यंजन नहीं है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, ध्यान सुनो। ऊपर को खाली कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। स्वर इसलिए स्वर है क्योंकि उसका स्वतंत्र उच्चारण होता है, किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता और उसके उच्चारण में कोई बाधा नहीं आती। जब वर्ण सीक्वेंस में जमाते हैं तो व्यंजन के बाद लिखा जाता है। व्यंजन वह अक्षर है जिसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, उच्चारण करने में बाधा आती है, उच्चारण करने के लिए स्वर का सहारा लेना पड़ता है, पर वर्ण क्रम में सीक्वेंस ऑफ लेटर में यह स्वर के पहले आता है। अब दोनों परिभाषा में इसको फिट करके देखते हैं अम और अहा को। अम यदि स्वर होगा तो स्वतंत्र उच्चारण होना चाहिए। चलो, विदाउट सपोर्ट एनी वर्ण, दोनों का उच्चारण करो। अम और अहा कह रहे हो, सपोर्ट ले लिया। चूंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता इसलिए दोनों क्या नहीं है? स्वर नहीं है। सिद्ध हुआ? ठीक। तो स्वर नहीं है तो व्यंजन होना चाहिए, स्त्री नहीं है तो पुरुष होना चाहिए, पुरुष नहीं है तो स्त्री होना चाहिए। अगर लिंग 2 है तो बताओ, तुम पुरुष नहीं है कहोगे तो मैं कहूंगा स्त्री है, तो तुम बोलोगे नहीं नहीं स्त्री और भी 9 है, तो फिर लफड़ा बढ़ेगा ना। तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया किसका? ट्रांसजेंडर का। भाई स्त्री नहीं है तो पुरुष होता, पुरुष नहीं है तो स्त्री होता, पर दोनों नहीं है तो फिर उसके लिए हमने नया कॉन्सेप्ट लाया, क्या? ट्रांसजेंडर। हालांकि कॉन्सेप्ट हमने नया नहीं, पहले से था, बस शब्द नया दिया हमने।
तो उसी तरीके से जो न स्वर नहीं है तो व्यंजन होना था, पहले तो भाई साहब व्यंजन भी नहीं है। अब व्यंजन क्यों नहीं है यदि इसको समझना हो तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल दिया हूं कि लंगड़ा के ऊपर लंगड़ा बैठा है पर नीचे वाले लंगड़े को बैसाखी दिया गया है। समझाया? पर तर्क समझना ध्यान से, अभी तर्क समझा रहा हूं। अगर कभी कोई व्यक्ति तुमको पूछ दे कि अम और अह स्वर नहीं है क्यों, तो उसका उत्तर पहला कि उसका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। लेकिन बोले कि ठीक है स्वर नहीं है तो व्यंजन होना चाहिए, तो व्यंजन क्यों नहीं है? तो व्यंजन का उदाहरण देने के लिए आप समझना, मैंने आपको एग्जांपल दिया। व्यंजन में जब भी तुम देखोगे तो क को तोड़ोगे तो पहले क धन आ, मान लो मी तोड़ोगे तो पहला म धन ई, ऐसे ही टूटेगा। तो वर्ण क्रम में पहला क्या आता है? तो वर्ण क्रम में जो पहला है आपका क्या आ रहा है, बाद में देख लेना ना। तो पहले क्या आता है? व्यंजन, और दूसरा क्या आता है? स्वर। अब देखो ध्यान से, ये सब कुछ पढ़ लिए हो, इधर को मिटा रहा हूं। देखो, अगर मैं कोई अम वाला मात्रा वाला शब्द लिखता हूं, कंचन, देखो क धन अ धन अनुस्वार। अनुस्वार यदि व्यंजन है तो स्वर के पहले आना था, ऐसे लिखाना था क धन अनुस्वार धन अ। पर वही लंगड़ा वाला लंगड़ा कहानी है। यदि अ को तुम अनुस्वार के बाद लाओगे तो ना तो क बेचारा का लो बोलो, क को बोलो, कैसे बोलोगे? लंगड़ा को लंगड़ा को बैठा दियो, लो ना मैं अ को पीछे ले आया, अब उच्चारण करो दोनों का। सवाल ही नहीं है। तो तुम्हारी मजबूरी है अ को बीच पे लाना। तो इसके सपोर्ट से ये भी बोला गया और इसके सपोर्ट से ये भी बोला गया, और आपने बोल दिया कम। समझ रहे हो? तो वर्ण क्रम में अनुस्वार स्वर के बाद आता है, इसलिए यह व्यंजन भी नहीं है, जबकि व्यंजन की खासियत है कि व्यंजन स्वर के पहले आता है। समझे? सेम बात आपके उसमें भी होगा, किसमें? विसर्ग में। जैसे मैं एग्जांपल देख समझाता हूं, आहा, अतः लिख देते हैं, चलो अतः, तो अ त अ धन विसर्ग, फिर स्वर के बाद आया वो। और अगर तुम जैसे कह रहे थे मैं वैसे ही लिख दूं अ धन त धन विसर्ग धन अ, तो लो उच्चारण करके बताओ, फिर उच्चारण नहीं कर सकते। तो ये दोनों हीरो अम वह स्वर के पीछे चाहेंगे, आगे नहीं आ सकते, इसलिए लोग व्यंजन नहीं है। और व्यंजन की खासियत है कि वह स्वर के पहले आता है। समझ में आया? इस तरह से मूल वर्ण की संख्या कितनी है? 46।